नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट यानी सीमा। तो हेडिंग डाल लें आप, सीमा यानी लिमिट। तो हमने लास्ट क्लास में जो अवकलन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। तो जो अवकलन वाला टॉपिक है उसके जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ अपने काम में आएंगे। जब अपन आगे लिमिट निकालेंगे तो वहाँ एल हॉस्पिटल यूज लिया जाता है। तो एल हॉस्पिटल यूज लेते हैं तो वहाँ पे अवकलन किया जाता है। तो अगर हमें अवकलन के फॉर्मूले याद हैं तो वहां पे लिमिट निकालने में हमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसलिए उस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखो, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनका मतलब हम समझ लेते हैं। जैसे एक तो अनिर्धारीय रूप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। अनिर्धारीय रूप लिख लें डेफिनेशन। जब फलन एफ एक्स अपने चर के किसी मान के लिए, जब फलन एफ एक्स अपने चर के किसी मान के लिए, अपने चर के किसी मान के लिए, जब फलन एफ एक्स अपने चर के किसी मान के लिए ऐसा रूप धारण कर ले, ऐसा रूप धारण कर ले, यानी जब फलन एफ एक्स अपने चर के किसी मान के लिए ऐसा रूप धारण कर ले, ऐसा रूप धारण कर ले जिसका मान निर्धारित नहीं किया जा सके, जिसका मान निर्धारित नहीं किया जा सके, जिसका मान निर्धारित नहीं किया जा सके, निर्धारित नहीं किया जा सके, ऐसा रूप धारण कर ले जिसका मान निर्धारित नहीं किया जा सके, जिसका मान निर्धारित नहीं किया जा सके, अनिर्धारीय रूप कहलाता है। अनिर्धारीय रूप कहलाता है। अनिर्धारीय रूप कहलाता है। अनिर्धारीय रूप कहलाता है, ये देख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये किस टाइप के होते हैं देखो, या तो 0/0 हो जाए, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो जाए, या फिर 0 × इन्फिनिटी हो जाए, या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाए, या फिर 0 की पावर 0 हो जाए, या फिर इन्फिनिटी की पावर यानी 0/0। ये 7 अनिर्धारीय रूप होते हैं आपके पास। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, और 0 की पावर 0, और इन्फिनिटी की पावर 0 की पावर 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी की पावर 0 हो जाएगा। तो ये 7 रूप होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, एक कौन सा, अच्छा इन्फिनिटी-इन्फिनिटी रह गया, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप मान लो कोई फलन है एफ एक्स, अगर कोई भी फलन एफ एक्स है, उसमें मान लो आपने उसके चर का मान रखा, मान लो कोई फलन एफ एक्स दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब एफ एक्स अगर कोई फलन है, आपने एक्स का कोई मान रखा, और एक्स का मान रखने पे मान लो उसमें या तो 0/0 फॉर्म बन जाए, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, या 0 × इन्फिनिटी बन रहा हो, या 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाए, या 0 की पावर 0 बन जाए, या इन्फिनिटी की पावर 0 बन जाए, या इन्फिनिटी-इन्फिनिटी बन जाए, तो आप उस फलन का, उस चर के उस मान के लिए आप इसका मान है वो निर्धारित नहीं कर पाओगे। मतलब जिस भी मान के लिए ऐसी फॉर्म बन जाएगी तो आप उसका जो मान आएगा उसको आप कभी निर्धारित नहीं कर पाओगे। तो इसे अनिर्धारीय रूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जब अब आगे हम लिमिट निकालना सीखेंगे, तो जब भी हमें मान लो किसी बिंदु पे अगर हमें सीमा पूछी जाएगी, लिमिट निकालना पूछा जाएगा, तो मान लो हम लिमिट निकाल रहे जिस पॉइंट पे, ठीक है, तो वहां ऐसे रूप बनते हैं। अनिर्धारीय रूप बन जाता है कई बार कि भाई 0/0 फॉर्म बन रही है, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, या 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, या इन्फिनिटी की पावर 0 बन रहा है, या इन्फिनिटी-इन्फिनिटी बन रहा है। तो इनमें से अगर कोई भी अनिर्धारीय रूप बन जाता है तो उसके हम अलग अलग रूल सीखते हैं कि भाई अगर ऐसा हो जाए
तो हम लिमिट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं या यही रूल लगाते हैं। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब भी अनिर्धारीय रूप हो जाएगा, बन जाएगा, तो वहां जब अपन सीमा निकालते हैं तो उसके जो भी मेथड होंगे उनको हम स्टडी करेंगे। तो पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई जब हम लिमिट निकालते हैं तो उसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से हमारे माइंड में आने चाहिए, हमें ध्यान होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जब अनिर्धारीय रूप होगा तो अनिर्धारीय रूप बनेगा तो इनमें से कोई ना कोई फॉर्म बनेगी। वो अगर इनमें से कोई फॉर्म बन रही है इसका मतलब वो अनिर्धारीय रूप है, वरना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एफएक्स, इसमें अनिर्धारीय रूप का मीनिंग था, समझ गए सभी। अब देखो एक टर्म और है हमारे यूज में आएगा, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ये समझ गए होंगे सभी। अब कहीं अगर मान लो ऐसा लिखा है कि x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, सेकंड जो हमारे पास टर्म्स है वो क्या है, x टेंड्स टू a बोला जाता है इसको ऐसे लिखते हैं, x टेंड्स टू a, यानी x है वो a की ओर अग्रसर हो रहा है। x टेंड्स टू a यानी जो x है वो a की ओर अग्रसर हो रहा हो। तो जब x a की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जब भी आपको ऐसा लिखा मिले या फिर आपको ऐसा लिखा मिले x टेंड्स टू a, या फिर x a की ओर अग्रसर हो रहा है या x a की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब x टेंड्स टू a है, मतलब x है वो a की ओर जा रहा है, लेकिन x है वो कभी a नहीं बनता है। ये ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा लिखा आ जाए इसका मतलब क्या है, x है वो a की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन x है वो कभी a नहीं होता है। यानी जो x है वो कभी भी a नहीं होगा, वो x है वो a की ओर टेंड्स कर रहा है, यानी a की ओर नजदीक जा रहा है। तो जब भी ऐसा टर्म्स कहीं लिखा मिलेगा उसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जो x है वो a की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन x कभी भी a के बराबर नहीं होगा, ठीक है। x कभी भी a के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आप x की a से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जब आप x की a से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं आएगी। अगर आप x की a के साथ डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस जीरो आ गई इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो x है वो a के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा इसका मीनिंग क्या है कि x है वो a की ओर टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब x a की ओर a की नजदीक जा रहा है, ना कि उसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हम ये लिखेंगे इसमें कि x माइनस a का जो डिस्टेंस है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, यानी x माइनस a का मोड लेस देन डेल्टा लिखते हैं। x माइनस a का मोड है वो लेस देन डेल्टा लिखा जाता है, और जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, वो छोटी से छोटी धनात्मक संख्या होती है, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या होती है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी x टेंड्स टू a लिखा होता है, यानी जब भी ये नोटेशन लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि x है वो a की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन x कभी a के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और कहने का मतलब है कि x माइनस a का जो डिस्टेंस आप फाइंड करोगे वो एक सबसे यानी छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट धनात्मक संख्या से कम रहेगा। अब ये कितनी भी छोटी धनात्मक संख्या हो सकती है, हो सकता है कि 0.0000 जाके कोई 0.1 बन जाए, यानी 0.000 जाके आप 1 रख दो कहीं पे, तो वो भी एक पॉजिटिव धनात्मक संख्या हो सकती है। तो कहने का मतलब, लेकिन कभी जीरो नहीं होगी। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि x a की ओर अग्रसर हो रहा है और x है वो a के बराबर नहीं होगा, या हम इसको बोल सकते हैं कि x माइनस a का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कभी जीरो नहीं आएगी, वो कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, उससे हमेशा लेस रहेगी, लेकिन कभी जीरो नहीं आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, जब x टेंड्स टू a हो, लिख लो इसको, x टेंड्स टू a का अर्थ है, लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, x टेंड्स टू a का अर्थ है, लिख लो, ये हमारे टर्म्स काम आती हैं जब डेफिनेशन लिखते हैं अपन। तो इसका मतलब मैंने समझा दिया आपको, इसका मतलब ये होता है कि जब x a की ओर अग्रसर हो रहा है और x a के बराबर नहीं होगा, तो x a की ओर नजदीक जाएगा हमेशा, लेकिन कभी x है वो a के बराबर नहीं आएगा। तो मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन डेल्टा रहता है, इसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन
डेल्टा रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका मतलब लिखना चाहो लिख लो। x टेंस टू a का अर्थ है, x टेंस टू a का अर्थ है कि x a के नजदीक, x a के नजदीक और नजदीक और नजदीक लिख सकते हो। यानी x टेंस टू a का अर्थ क्या है, x a की ओर, x a के नजदीक और नजदीक और नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन कभी भी x a के बराबर नहीं होगा। यानी x टेंस टू a का अर्थ है कि x a की नजदीक और नजदीक और नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन x कभी भी a के बराबर नहीं होगा। x कभी भी a के बराबर नहीं होगा। लिखना चाहो लिख लो इसको, बराबर नहीं होगा। ठीक है, और ये डेल्टा क्या है, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या। तो लिख लें बच्चों, इसको समझ लें अच्छे से। यानी x टेंस टू a का मतलब क्या है कि x है वो a की ओर अग्रसर है, यानी a के नजदीक जा रहा है, और यानी x a की ओर पहुंचना चाह रहा है, लेकिन कभी भी x है वो a के बराबर नहीं होगा। तो ये भी मीनिंग लिख लें इसका, और इसका मीनिंग ये भी लिख लें, दोनों लिख लो। इसके बाद इसका मतलब क्या है, दोनों लिख लो। ठीक है बच्चों, तो x टेंस टू a का अर्थ क्या हो गया, समझ में आ गया सबको। यानी जो x है, जो x है हमारा वो जो x है वो हमारा a के नजदीक और नजदीक और नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन कभी भी x है वो a के बराबर नहीं होगा। x है वो a के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स थी। जो अनिर्धारित रूप क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से कोई फॉर्म बन जाएगी तो वो अनिर्धारित रूप हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस टाइप का लिखा है इसका मतलब भी आप समझ गए हो। ठीक है, अब हम सीमा की डेफिनेशन लिखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, सीमा की डेफिनेशन। तो ये लिख लिया होगा सबने ये लिख लिया होगा सबने। तो x टेंस टू a का मतलब ये होता है बच्चों। लिख लो सभी, इसमें लिख लो। अब देखो सीमा की डेफिनेशन लिखते हैं। सीमा की डेफिनेशन लिख लो सभी। तो नेक्स्ट इसमें लिखो सीमा की डेफिनेशन लिखो। अब देखो सीमा की दो डेफिनेशन है, दोनों में लिखवा देता हूं। तो लिखो डेफिनेशन यानी परिभाषा। दोनों डेफिनेशन लिख लो, दोनों का मतलब बता देंगे आपको क्या है। तो लिखो, दोनों डेफिनेशन लिख लो कि जब, लिख लो, जब x a की ओर अग्रसर हो रहा हो, जब x a की ओर अग्रसर हो रहा हो, ऐसे लिख सकते हो, तब, जब x a की ओर अग्रसर हो रहा हो, तब fx, यानी लिख लो इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इसका मीनिंग क्या होगा बता देंगे। तो लिखो कि जब x a की ओर अग्रसर हो रहा हो, तब fx जिस निश्चित राशि, तब fx जिस निश्चित राशि L मान लेते हैं, जो निश्चित राशि है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, L। तो लिखो जब x a की ओर अग्रसर हो रहा हो, तब fx जिस निश्चित राशि L की ओर बढ़ता है, यानी जब x a की ओर अग्रसर हो रहा हो, तब fx जिस निश्चित राशि L की ओर बढ़ता है, जिस निश्चित राशि L की ओर बढ़ता है,
एल की ओर बढ़ता है वह एफ एक्स की एक्स टेंस टू ए पर सीमा कहलाती है। वह एफ एक्स की एक्स टेंस टू ए पर सीमा कहलाती है। वह एक्स टेंस टू ए पर, यानी वह एफ एक्स की एक्स टेंस टू ए पर सीमा कहलाती है। एफ एक्स की एक्स टेंस टू ए पर सीमा कहलाती है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जब जब एक्स है वो किसी ए की ओर बढ़ रहा होता है, तो जो मेरा एफ एक्स है वो किसी निश्चित राशि एल की ओर बढ़ रहा है। यदि एक्स ए की ओर बढ़ रहा है तो एफ एक्स अगर मेरा किसी निश्चित राशि, ये ध्यान रखना, किसी निश्चित राशि एल की ओर बढ़ रहा है, तो ये जो एल है वो इस एफ एक्स की ए पर सीमा बन जाती है। ये जो एल आपके पास एक निश्चित राशि आ रही है, ये जो एल है वो एक्स की यानी एफ एक्स की एक्स बराबर ए पर क्या बन जाती है, सीमा बन जाती है। कहने का मतलब ये है, देखो अगर मान लो एक्स है वो ए की तरफ जा रहा है, तो एफ एक्स है वो भी अगर किसी एल, यानी एल क्या है, कोई ना कोई निश्चित राशि है, अगर किसी एक निश्चित राशि और अगर एफ एक्स चलने लग गया तो वो एफ एक्स की क्या बन जाती है, सीमा बन जाती है इस बिंदु पे। तो बिंदु क्या है, ए हो गया, तो ए पे इस फंक्शन एफ एक्स की ये सीमा बन जाएगी। तो इसका मीनिंग ये है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जब एक्स ए की ओर जा रहा है तो मतलब क्या है कि जो एक्स और ए का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या से भी कम रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एफ एक्स का और इस एल का, एफ एक्स और इस एल का जो डिफरेंस है वो भी किसी न किसी अगर धनात्मक राशि से कम रहे, अगर वो भी अगर किसी न किसी धनात्मक राशि से अगर कम रहता है, तो ये जो एल है वो इस एफ एक्स की एक्स बराबर ए पे क्या बन जाती है, लिमिट बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है वो लिख लो तो लिख लो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल से व्यक्त किया जाता है। तो लिख लो इसे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल से व्यक्त किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है। ये लिख ले भाई। तो यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, जब x a की ओर अग्रसर होता है, तो अगर मेरा एफ एक्स किसी निश्चित राशि l की ओर अग्रसर हो रहा हो, तो ये जो l है, जो निश्चित राशि, वो इस एफ एक्स की x टेंस टू a पे क्या बन जाती है, लिमिट बन जाती है, यानी सीमा बन जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख लें अच्छे से। फिर एक डेफिनेशन और ऐड कर लो, एक डेफिनेशन और ऐड कर लो, इसी को और लगा के सेकंड डेफिनेशन लिख लो, इसी को और लगा के सेकंड डेफिनेशन लिख लो। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो बच्चों इसकी। तो इसका मतलब जब भी हम लिमिट की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसको हम इससे व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस फलन एफ एक्स की एक्स टेंस टू ए पे क्या है, एल है, वो इसकी लिमिट है, यानी सीमा है। ठीक है, तो यहां इसकी सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हो आप। इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स वो एल बन जाएगी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एल होगी यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, फॉर ऑल एप्सिलॉन, मैथमेटिकली डेफिनेशन आप लिख लो इसको, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव such that f of x minus l का mod less than epsilon whenever
x माइनस a का मोड लेस देन डेल्टा हो, वेन एवर x माइनस a का मोड लेस देन डेल्टा हो। तो ये डेफिनेशन लिख लें, मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है और इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है बच्चों, वो ये क्या कह रहा है आपसे कि जो L है, अभी हमने क्या देखा, लिमिट का मतलब क्या होता है कि सर जब x मेरा a की ओर अग्रसर होता है, जब x मेरा a की ओर अग्रसर होता है लेकिन x कभी a के बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या बताया मैंने कि x माइनस a का जो डिस्टेंस है वो किसी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या से हमेशा कम रहता है लेकिन कभी जीरो नहीं होता है। तो यही मैंने लिया है कि जब मेरा x, भाई x टेंस टू a पे लिमिट निकाल रहे हैं अपन, a पे लिमिट निकाल रहे हैं मतलब क्या है, x टेंस टू a, और x टेंस टू a का मतलब मैंने आपको यही बताया कि जो x माइनस a का जो डिस्टेंस है वो किसी न किसी धनात्मक संख्या से, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या से भी कम रहता है। तो ये लिखा मैंने कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, और फिर क्या कह रहा है कि जब ऐसा होता है, भाई x टेंस टू a होता है, तो जो मेरा fx है वो किसी निश्चित राशि l की ओर अग्रसर हो रहा होता है। तो निश्चित राशि l की ओर अग्रसर होने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि fx और माइनस l, तो fx अगर एक l की ओर अग्रसर हो रहा है, इसका मतलब fx और l का जो डिस्टेंस है वो हमेशा हर एप्सिलॉन से क्या रहेगा, लेस रहेगा, हर एप्सिलॉन से क्या रहेगा, लेस रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है, इसको भी आप लिख लो कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर ऐसा डेल्टा पॉजिटिव मिल जाए कि इस fx माइनस l का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से लेस रहेगा, चाहे आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो, उससे हमेशा इसका क्या रहेगा, लेस रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख लो इसकी इस डेफिनेशन को। वैसे ये आपने एग्जाम में यहाँ पे काम नहीं आएंगी, लेकिन डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, बाकी आपको किसी क्वेश्चन सोल्व करने में ये चीजें कहीं काम नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। तो इसने क्या कहा, हर एप्सिलॉन, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हर पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए, तो मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी क्या है कि fx और माइनस l का जो डिस्टेंस है वो इससे हमेशा कम रहे। अगर ऐसा कोई डेल्टा मिल जाए, ऐसा कोई डेल्टा मिल जाए कि x माइनस a का डिस्टेंस उस डेल्टा से कम हो, तो उसके लिए हम हर एप्सिलॉन के लिए अगर इनका जो डिस्टेंस निकालें तो वो हमेशा उस एप्सिलॉन से क्या रहे, कम रहे, हमेशा उस एप्सिलॉन से क्या रहे, कम रहे। ठीक है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख लो, परिभाषाएं हैं ध्यान रखनी है आपको, परिभाषाएं हैं ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लिख ले इसको। बाकी जो मीनिंग था मैंने आपको बता दिया। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें x जब a की ओर अग्रसर हो रहा होता है तो वहां x कभी a के बराबर नहीं होगा, और fx अगर किसी एक ऐसी धनात्मक जरूरी नहीं है, ऐसी कोई भी निश्चित राशि हो, अगर ऐसी कोई भी निश्चित राशि l मिल जाए जिसकी ओर अग्रसर हो रहा हो, तो वो जो l है वो उस x टेंस टू a पे उसकी लिमिट बन जाती है, यानी सीमा बन जाती है। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे, आपसे वैसे तो एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएंगी, न हमारे काम आने वाली है, लेकिन हमें सीमा की डेफिनेशन का भी मतलब पता होना चाहिए। तो सीमा का मतलब देखो बच्चों क्या होता है, वो हम उसको सीखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमें कैसे उनको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों। हाँ भाई बच्चों, आपने दो डेफिनेशन हमने लिख ली हैं, तो अब देखो इन डेफिनेशन का मतलब क्या है, सीमा का मतलब क्या है, उसको समझते हैं। आप देखो, मैंने आपको डेफिनेशन में कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम x बराबर a पे सीमा निकाल रहे हैं, हम x बराबर a पे सीमा निकाल रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं किसी फंक्शन की। तो जब हम सीमा निकाल रहे हैं तब हमें इस a पे वो फलन क्या मान देगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा कि हम जब a की ओर अग्रसर करते हैं, यानी a की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब मेरा x है वो a की ओर अग्रसर हो रहा होता है, उस टाइम का जो बिहेवियर है वो हमें देखना है। भाई हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैंने ये तो नहीं कहा कि x बराबर a पे जो fx है वो l पे चला जाए, ऐसी डेफिनेशन नहीं लिखी हमने तो ये लिखा है कि भाई x बराबर a तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन x a की ओर अग्रसर हो रहा है, तो जो मेरा fx है वो किसी निश्चित राशि l की ओर अगर अग्रसर हो जाए तो वो जो l है वो उसकी सीमा बन जाती है उस बिंदु पे।
यही होता है मतलब। इसका मतलब बच्चों आप ये समझो कि सर जब भी हम सीमा निकालेंगे तो हमें उस बिंदु पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उस बिंदु के आसपास जो पॉइंट रखे हुए हैं उनमें हमें इंटरेस्ट होगा। भाई एक्स जब ए की ओर आएगा, तो एक्स जब ए की ओर आ रहा है तो बीच में जो बिंदु आएंगे उन पे हमें देखना होगा कि फंक्शन जो हमारा यानी फलन है वो क्या मान दे रहा है। भाई तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना किसी एल की ओर जा रहा है। तो जब मेरा एक्स है वो ए की ओर अग्रसर हो रहा होता है तो एक्स से ए के बीच में जो भी बिंदु आएंगे उन बिंदुओं पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स का मान निकालेंगे। और अगर उन बिंदुओं पे एफ एक्स का मान निकाल रहे हैं और उनका मान अगर कोई निश्चित राशि एल आ रही है तभी तो हम कहते हैं कि ये जो एल है उसकी सीमा बन जाती है। तो बच्चों जब भी आप सीमा निकाल रहे हो तो उस बिंदु के आसपास यानी उसका जो नेबरहुड यानी जो उसके पड़ोसी हैं वहां उसका बिहेवियर हमें चेक करना होता है। एक तो ये माइंड में रखो आप। अब अगर हमें आपको ये पता चला कि भाई सर हम अगर इस ए की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर ए की ओर अग्रसर तो हमें हो सकता है कोई दक्षिण साइड से आ रहा हो सकता है कि कोई इधर से आ रहा हो वामावर्त दिशा से। तो अब ए की ओर अग्रसर होने के दो ऑप्शन हो गए आपके पास। क्या क्या हुए कि सर हम ए की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये मान लो हमारे पास ये प्लस इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी है इस साइड में, तो ये हमारे पास रियल लाइन है, ये मेरा ए कोई बिंदु है। अब अगर इस ए पे आप अग्रसर हो रहे हैं तो हो सकता है कि आप इस साइड से जा रहे हो सकता है कि आप इस साइड से जा रहे हो। तो आपके पास दो डायरेक्शन है इस ए पे पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन हम कभी ए के बराबर नहीं आएंगे, ए की ओर पहुंचेंगे, इसके हो सकता है उतना नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये हुआ कि सर हम ए पे जब पहुंच रहे हैं तो हो सकता है कि हम इस साइड से जा रहे हो सकता है कि हम इस साइड से जा रहे हो। तो जब हम दक्षिण दिशा से आ रहे होते हैं तो इस सीमा का नाम हो जाता है दक्षिण हस्त सीमा, यानी राइट हैंड लिमिट। दक्षिण हस्त सीमा बोलते हैं इसको जब हम दक्षिण साइड से आ रहे होते हैं। और जब वामावर्त दिशा से ए की ओर अग्रसर होते हैं इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर वाम हस्त सीमा, वाम हस्त सीमा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी बिंदु पे बच्चों सीमा निकाल रहे हो ना तो आपके उस बिंदु के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपको चेक करना जरूरी है कि वहां मेरा जो फलन है वो क्या मान दे रहा है। उससे हम डिसाइड करते हैं कि मेरे बिंदु पे फलन का मान है वो क्या आएगा, या फलन एफ एक्स है वो कहां अग्रसर हो रहा है। जैसे मान लो आप क्या हुआ कि आपने दक्षिण वामावर्त दिशा से चलना स्टार्ट किया ए की तरफ। तो जब आप एक्स ए की तरफ चल रहे थे, किस साइड से, जब आप वामावर्त दिशा से ए की तरफ चल रहे थे, और मान लो आपका जो फलन एफ एक्स है, जो आपका फलन एफ एक्स है वो किसी L1 पे जा रहा था। भाई एक्स अगर ए पे जा रहा है तो मेरा जो एफ एक्स है वो मान लो किसी L1 पे जा रहा है। L1 कोई भी निश्चित मान होगा, कोई भी निश्चित मान होगा। तो अगर बच्चों एक्स ए की ओर गया किस दिशा से, सर वामावर्त दिशा से, और अगर एफ एक्स मेरा L1 पे पहुंच गया किसी फिक्स निश्चित राशि पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि सर इस फलन की इस बिंदु ए पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई, और वो कितनी हुई, वो L1 हो गई। समझना इसको। अगर आपने ए पर लेफ्ट हैंड यानी कि वामावर्त दिशा से अगर आपने उसकी तरफ चलना स्टार्ट किया और अगर आपका एफ एक्स है वो किसी L1 पे जा रहा है निश्चित राशि पे, तो आप कहोगे कि सर इस फलन की इस बिंदु ए पर जो वाम हस्त सीमा है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या हो जाएगी बच्चों, L1 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी, ठीक है। फिर सर हम इस साइड से आएंगे उस पे। भाई जब भी आपको सीमा निकालने के लिए बोला जाता है तो सीमा निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले तो वामावर्त दिशा से चलोगे, उधर से जो मेरी सीमा आ रही है वो निकाल लेना। फिर आप क्या करोगे, दक्षिणावर्त दिशा से चलेंगे। तो अगर दक्षिण दिशा से जब ए की तरफ चलेंगे तो इसे हम बोलते हैं दक्षिण हस्त सीमा, या हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों। तो यहां अगर हम एक्स को इस साइड से आ रहे हैं तो यहां अगर मान लो एक्स मेरा ए की तरफ आ रहा है, किस साइड से, अगर ऐसे लिख लो, एक्स अगर मान लो ए की तरफ आ रहा है, किस साइड से, दक्षिण साइड से आ रहा है। तो अगर मेरा जो एफ एक्स है बच्चों,
अगर मेरा fx किसी L2 पे आ जाता है, L2 क्या है? कोई भी निश्चित राशि है। L2 क्या है? कोई निश्चित राशि है। तो हम कहते हैं कि भाई इस फलन की इस बिंदु A पे जो राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब दक्षिण हस्त सीमा है वो हमेशा विद्यमान होगी। और वो क्या होगी बच्चों? L2 होगी। तो ये देखो, जब हमने सीमा स्टार्ट किया तो सीमा में अब दो रूप बने इसमें, कि सर इसमें वामावर्त दिशा से भी जाएगा तो उसे वाम हस्त सीमा कहते हैं। अगर हम दक्षिण साइड से आएंगे तो इसे दक्षिण हस्त सीमा कहा जाता है। ठीक है। और अगर ये अब अगर मान लो इस बिंदु A पर हमें सीमा निकालना है तो हम क्या करेंगे? सर हम पहले वाम हस्त सीमा निकालेंगे, फिर हम दक्षिण हस्त सीमा निकालेंगे। अगर वो दोनों मान लो कोई एक L1 आई और एक L2 आ गई, अब हमें देखना है कि भाई इस बिंदु A पे सीमा विद्यमान है या नहीं है। तो अगर ये मेरी जो वामावर्त दिशा से जो हम यानी वाम हस्त सीमा निकाली और ये जो दक्षिण हस्त सीमा निकाली हमने, अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि इस बिंदु A पे फलन की सीमा विद्यमान होगी। और वो क्या हो जाएगी? जो भी मेरी राशि होगी L1 बराबर L2 जो भी आएगी वो इसकी क्या बन जाएगी? सीमा बन जाएगी। तो जब भी बच्चों आप किसी बिंदु पे सीमा निकालने की बात करेंगे तो आप हमेशा दो सीमा निकालते हैं। कौन सी? एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यानी दक्षिण हस्त सीमा वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा। अब अगर ये दोनों विद्यमान हैं और दोनों बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि इस फलन का इस बिंदु A पे सीमा विद्यमान है। इस फलन की इस बिंदु A पे सीमा विद्यमान है। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर ये दोनों मान लो सीमा विद्यमान हैं और बराबर हैं तब हम कहते हैं कि A पे सीमा विद्यमान होगी। अगर मान लो ऐसा हो जाए, कैसा? कि आप इधर से गए तो मान लो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, यानी L1 लिमिट है, और हो सकता है कि दक्षिण दिशा से जब आप A की ओर अग्रसर हो रहे थे तो मान लो लिमिट है उसकी एग्जिस्ट ना करे, यानी कोई फिक्स मान पे fx है वो हमेशा किसी निश्चित मान L2 पे अगर ना जा रहा हो तो हम कह देंगे कि इस फलन की सीमा एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इसकी जो वाम हस्त सीमा है वो विद्यमान होगी। तो वाम हस्त सीमा विद्यमान होने का मतलब ये नहीं होगा कि इस बिंदु A पे उस फलन की सीमा विद्यमान होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन है। वो कब होगा? अब देखो, मान लो मैंने कहा आपसे कि भाई जब हम वाम हस्त सीमा निकाली वो भी मान लो विद्यमान है और वो L1 आ गई, और हमने दक्षिण हस्त सीमा निकाली वो मान लो L2 आ गई, दोनों वो भी विद्यमान है। तो अगर ये विद्यमान है तो विद्यमान होने से हम नहीं कह सकते कि इस बिंदु A पे सीमा विद्यमान होगी। वो कब होगा? जब सर ये दोनों सीमा विद्यमान होनी चाहिए और ये दोनों बराबर होनी चाहिए बच्चों, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये हमें दिशा ध्यान रखोगे आप। समझ आ रहा है कुछ? भाई जब भी आप सीमा निकालने की बात करते हैं तो आप हमेशा क्या देखेंगे कि सर हम ये देखेंगे कि उस बिंदु A पे वाम हस्त सीमा क्या आ रही है और दक्षिण हस्त सीमा क्या आ रही है, ये देखेंगे पहले। मान लो कि वाम हस्त सीमा भी एग्जिस्ट कर गई, वो भी मान लो मिली हमें L1, दक्षिण हस्त सीमा निकाली वो भी मान लो हमें मिल गई L2। तो सर अब हम देखेंगे कि A पे सीमा विद्यमान है या नहीं है। तो A पे सीमा विद्यमान कब होगी? कि सर हमारी दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा विद्यमान भी हो और दोनों बराबर होनी चाहिए, तब हम कहते हैं A पे सीमा विद्यमान होगी। अगर मान लो दोनों सीमा विद्यमान है और अगर वो बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि इस बिंदु A पर सीमा विद्यमान नहीं है, लेकिन दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा विद्यमान है। ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है। तो दो ऑप्शन हुए ना कि भाई सर हमने मान लो निकाला, सीमा निकाली A पे, दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा निकाली, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाएंगी तो हम कह देंगे सीमा विद्यमान है। अगर दोनों विद्यमान हैं लेकिन दोनों बराबर नहीं है तो हम कह देंगे भाई सीमा विद्यमान नहीं होगी, लेकिन इसकी जो दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान है और इसकी जो वाम हस्त सीमा है वो भी विद्यमान है। दो हो गए। अब देखो क्या हो सकता है? हो सकता है कि बच्चों दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान हो जाए लेकिन वाम हस्त सीमा विद्यमान हो जाए लेकिन दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान ना हो, तब भी हम क्या कहेंगे कि इस बिंदु A पे सीमा विद्यमान नहीं होगी। अगर एक सीमा विद्यमान है और एक अगर विद्यमान नहीं है तब भी हम कहते हैं कि A पे सीमा विद्यमान नहीं होगी, लेकिन ये कहेंगे वहां
कि वहां पे वाम हस्त सीमा विद्यमान है लेकिन दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान नहीं है, इसलिए वहां पे सीमा विद्यमान नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो दक्षिण हस्त सीमा है वो विद्यमान हो जाए और वाम हस्त सीमा वो विद्यमान ना हो, तब भी हम कहते हैं कि मेरी उस बिंदु ए पे सीमा विद्यमान नहीं है। ये भी हो सकता है कि ना तो वाम हस्त सीमा विद्यमान हो ना दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान हो, दोनों ही विद्यमान नहीं है, तब भी हम कहते हैं कि बिंदु ए पे सीमा विद्यमान नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपके पास बन सकते हैं बच्चों। आपसे हो सकता है कि बिंदु ए पे विद्यमान है कि नहीं सीमा पूछा जाए, हो सकता है ऑप्शन में ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान है या नहीं है, वाम हस्त सीमा विद्यमान है या नहीं है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपसे बना सकता है। तो कुछ भी हो सकता है कि सर दोनों विद्यमान भी हो और दोनों बराबर हो जाए, तब हम कहते हैं कि भाई इसकी सीमा विद्यमान होगी। बाकी किसी भी केस में बिंदु ए पे सीमा विद्यमान हो जाए ऐसा हम नहीं बोलेंगे, कभी विद्यमान नहीं होगी। हाँ, हो सकता है वहां की दोनों सीमाएं विद्यमान है लेकिन दोनों बराबर ना हो, तब भी हम कहते हैं ए पे सीमा विद्यमान नहीं है। हो सकता है कि एक तरफ से विद्यमान हो दूसरी तरफ से विद्यमान नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन बनते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सर हम किसी बिंदु ए पे जब सीमा निकाल रहे होते हैं तो हमें बिंदु ए पे तो मतलब ही नहीं होता है, हमें तो उसके अड़ोस पड़ोस से मतलब होता है। भाई इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है उससे पता चलता है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ या ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका मेथड था कि हमें सीमा का मतलब क्या होगा वो हमें जानना जरूरी है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप देख सकते हैं। हाँ, अगर मान लो इधर हम वाम हस्त सीमा विद्यमान नहीं है, तो वाम हस्त सीमा विद्यमान नहीं होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी समझो बच्चों। मान लो मैंने कहा कि भाई वाम हस्त सीमा विद्यमान नहीं है, इसका मतलब आप कहोगे कि भाई एक्स सर जब ए की तरफ जा रहा था ना, तो मेरा जो एफ एक्स है वो किसी निश्चित राशि L1 पे नहीं जा रहा था, हो सकता है वो एक से ज्यादा राशि पे जा रहा होगा। मान लो एफ एक्स कुछ बिंदुओं पे L1 पे जा रहा होगा और एफ एक्स है वो मेरा कुल कुछ बिंदुओं पे मान लो किसी L2 पे जा रहा होगा, हो सकता है कुछ बिंदुओं पे मान लो वो L3 पे जा रहा होगा। तो इस तरीके से भी उसमें हम कह सकते हैं उसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी। तो सीमा विद्यमान कब होगी भाई, वाम हस्त सीमा भी विद्यमान कब होगी, जब x मेरा a की तरफ जाए वामावर्त दिशा से, और अगर एफ एक्स मेरा किसी एक फिक्स राशि L1 पे अगर सर हो जाए, तब हम कहते हैं कि मेरा L1 है वो इसकी क्या है, वाम हस्त सीमा बन जाएगा। अगर मान लो आधे कुछ पॉइंट पे वो L1 पे चला गया, कुछ बिंदुओं पे वो मान लो किसी दूसरी राशि L2 पे चला गया, तो हम वहां कहते हैं कि भाई यहां सीमा विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एक फिक्स निश्चित राशि नहीं मिली जिसपे हम कह सकें कि मेरा एफ एक्स हमेशा इस राशि पे जाएगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ सीमा विद्यमान नहीं है। और हम कहते हैं कि वाम हस्त सीमा भी विद्यमान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपसे इसमें जो हमारी जो थ्योरी है वो लगभग यही था जो मैंने आपको बताया कि भाई जब भी आपको किसी बिंदु पे सीमा पूछी जाए तो आप क्या करेंगे कि सर हम उसमें वाम हस्त सीमा निकालेंगे और दक्षिण हस्त सीमा निकालेंगे। अगर अब दक्षिण वाम हस्त सीमा अगर विद्यमान है या नहीं है, पहले दो ऑप्शन यहाँ रहेंगे, दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान है या नहीं है। अब अगर दोनों विद्यमान है फिर दोनों बराबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना होगा। तो इस तरीके से हम किसी बिंदु पे सीमा निकालना स्टार्ट करते हैं, ये हमारा मेथड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी आप सीमा की बात करते हैं तो सर हमें उस बिंदु के जो पड़ोसी लोग हैं वो उनका व्यवहार क्या है उस पर डिपेंड करता है, ना कि उस बिंदु पे, क्योंकि बिंदु पे तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो इस ए की ओर आ रहे हैं, अगर इधर से आ रहे हैं, मान लो आपका यहाँ पे घर है, अगर मान लो आपका यहाँ घर है, ठीक है, तो अगर इस घर पे अगर सीमा विद्यमान है या नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि सर इस घर के इधर जो पड़ोसी हैं, इधर जो घर के पड़ोसी हैं और इधर जो घर के पड़ोसी हैं उनका व्यवहार क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका व्यवहार क्या होगा, ना कि आपका व्यवहार जो है उससे फर्क पड़ रहा है। भाई हम किससे डिसाइड कर रहे हैं, वो नहीं कहते कि भाई हमें मान लो किसी का नेचर जानना है तो हम क्या कहते हैं कि भाई इससे तो हम पूछे नहीं तो हम कैसे पता करते। मान लो मैं आपका किसी बंदे का नेचर जानना है, किसी बंदे का अगर आपको नेचर जानना है तो आप उस बंदे से मान लो नहीं पूछ रहे हो जाके डायरेक्ट, भाई किसी बंदे से हम थोड़ी पूछ सकते हैं भाई आप अच्छे हो या बुरे हो। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी बंदे का नेचर जानना है तो हम क्या करते हैं, उसका जो फ्रेंड सर्किल है
या जो उसका परिवार है, इसी से हम आइडिया लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि भी उसके फ्रेंड सर्किल का जो भी उसके जो मित्रगण हैं उनका नेचर कैसा है, तो हम उससे आइडिया लगाते हैं कि भी इसके मित्र ऐसे हैं तो वो भी लगभग बंदा ऐसा ही मिलेगा आपको। क्योंकि हमेशा सीमा में क्या होता है, लगभग मान ही निकाला जाता है, सन्निकट मान ही तो आता है, फिक्स मान तो आता नहीं है। क्योंकि सीमा पे मैंने क्या कहा, एफ है वो एल पे कन्वर्ज यानी एल की तरफ अग्रसर होता है, तो फिक्स मान तो नहीं आता ना कभी भी, तो सन्निकट मान ही आता है। तो भाई हमें जब किसी बंदे का नेचर जानना हो तो हम क्या करेंगे कि सर हम उसके जो भी मित्र हैं उनसे जाके उनका नेचर हम जान लेंगे। अब उनका नेचर जैसा होगा हम आइडिया लगाते हैं कि भी उसका भी वैसा ही होगा लगभग। लेकिन हमेशा हम ये गारंटी तो नहीं दे देते ना कि भी उन लोगों ने कहा वैसा ही होगा। हो सकता है कि वो वैसा निकले, हो सकता है वैसा ना भी निकले, वो डिपेंड करता है कि भाई वो बंदा कैसा है। लेकिन फिर भी हम शुरुआत कैसे करते हैं सर, हम शुरुआत तो ऐसे ही करते हैं कि उसके जो मित्र हैं उनसे उनके मित्रों का जो नेचर है वो जानने की कोशिश करते हैं और उससे हम फिर आइडिया लगाते हैं। आइडिया लगाते हैं, एग्जैक्ट तो हम पता नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्ट पता तब कर पाओगे जब आप उस बंदे से खुद, मान लो आपका कुछ काम पड़ता है, फिर आप उसको जज कर पाते हो कि भाई बंदा ऐसा था या वैसा था, जो भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप ऐसा, जैसे मान लो आपको आइलर मैथ्स एकेडमी में जाना था, आपको आइलर मैथ्स एकेडमी जयपुर में जाना था पढ़ने के लिए, ठीक है, और फिर आपके माइंड में भाई ऑब्वियस सी बात है जब आप कहीं एडमिशन लेते हैं तो हम डायरेक्ट तो जाके कहीं एडमिशन नहीं ले लेते हैं, हम उस कोचिंग के बारे में पता करते हैं। उस कोचिंग के बारे में हम पता करते हैं कि भाई उस कोचिंग में कैसा पढ़ाया जाता है, तभी हम जाके उसमें पढ़े या नहीं पढ़े वो डिसाइड करते हैं। तो हम कभी भी ऐसा तो नहीं है कि भाई आप आए आइलर मैथ्स एकेडमी के सर यहाँ पे आप कैसा पढ़ाते हो, तो वो भी सी बात है, मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं तो अपने आप में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बाकी मैं कैसा पढ़ाता हूँ वो तो बाकी जो मेरे से पढ़ते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। मैं तो यही कोशिश करता हूँ ना कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन डिसाइड तो जो पढ़ते हैं वो बंदे करते हैं कि उनके समझ में कितना आता है कितना नहीं आता है। तो फिर आप क्या करोगे, मान लो आप कोचिंग पहुंचे, तो आप जब कोचिंग पहुंचे तो मान लो कोचिंग की साइड भी मान लो शॉप्स हैं खूब सारी, इधर भी शॉप है और इधर भी शॉप है। हमें इस कोचिंग में पढ़ना है, तो मतलब क्या है कि हमें इस फलन की इस बिंदु ए पे सीमा निकालनी है, हमारा टारगेट तो यही है। लेकिन हम इस कोचिंग में डायरेक्ट जाके नहीं पूछ रहे कि भाई यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है। तो हमने क्या किया, हमने इधर इन दुकान वालों से पूछना स्टार्ट किया कि भाई यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है। तो इन दुकान वालों से हमने पूछना स्टार्ट किया और इन दुकान वालों ने सबने कहा कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर इन दुकानदारों से आपने पूछना स्टार्ट किया मान लो, और इन दुकानदारों ने भी आपसे कहा कि नहीं भाई यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, आप पढ़ सकते हैं। तो फिर आपने, अभी आपको तो नहीं पता ना वहां पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, आपने क्या करा, आपके इसके जो पड़ोस में है, जो इसका प्रतिवेश है, उसमें जाके आपने पता किया। तो इस साइड आपने पता किया, इन्होंने भी क्या कहा कि नहीं भाई यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं। आपने इस साइड जाके पता किया, इन्होंने भी कहा कि भाई यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि इधर से आप गए, भले ही आप इधर से गए, तो इन दोनों के मान हमेशा क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दोनों के मान बराबर, यानी दोनों सबकी राय क्या है, सेम है। अगर सबकी राय सेम है, आप इधर से जाओ भले ही आप इधर से जाओ, तो अगर इनकी राय सेम है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई। कैसे कि भाई इन लोगों ने कहा कि भाई सर यहाँ पे, भाई इन्होंने कहा कि यहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है, इन्होंने भी कहा यहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है, तो आपने कहा कि भाई इन्होंने अच्छा पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ये भी अच्छा पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो हो सकता है आपने ज्वाइन कर लिया हो जाके इन लोगों के कहने पे। अब वहां आपके पास दो चॉइस हैं कि हो सकता है कि वहां अच्छा पढ़ाया गया, हो सकता है कि अच्छा नहीं पढ़ाया गया, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ तो ये पता चला ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि सबकी राय सेम है, भले आपने इधर से पूछा भले आपने इधर से पूछा, सब एक ही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाई अच्छा ही पढ़ाया जाता है। अब अगर मान लो ऐसा नहीं होता, अब तो सीमा इसकी एग्जिस्ट कर गई, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि सबने ऐसा ही बोला। हो सकता है कि बच्चों इन लोगों ने बोला, इन लोगों ने राय दी कि भाई यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं,
इन्होंने कहा कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, ठीक है, और इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई यहाँ अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इन लोगों ने कहा कि यहाँ अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, और इन लोगों ने कहा कि यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अभी भी तो बात तो सब एक ही बोल रहे हैं। भाई इधर वाले कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सर इसकी दक्षिण हस्त सीमा है वो विद्यमान है, और इधर वाले सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहां सर जो वाम हस्त सीमा है वो विद्यमान है, वाम हस्त सीमा है वो क्या है, विद्यमान है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। विद्यमान तो अभी भी है, भाई अभी इससे पहले इन्होंने कहा अच्छा पढ़ाते, इन्होंने भी कहा, तो वहां सीमा विद्यमान हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान भी थी और बराबर भी थी, क्योंकि राय सबकी दोनों की बराबर थी। अब विद्यमान तो है, लेकिन ये कह रहे हैं अच्छा पढ़ाते हैं और ये कह रहे हैं अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। इसका मतलब सर यहाँ पे दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा विद्यमान तो है, लेकिन वो बराबर नहीं है। तो इस केस में बच्चों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान होती हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि भाई इन लोगों ने आपको कहा कि अच्छा पढ़ाते हैं, इन लोगों ने कहा कि अच्छा पढ़ाते हैं, और जब आप इधर गए तो इन लोगों ने कहा अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपके माइंड में क्या है कि भाई ठीक है, ये जो दक्षिण साइड वाले जो भी लोग हैं इन्होंने अच्छा पढ़ाने का, तो यहाँ पे जो दक्षिण हस्त सीमा है वो विद्यमान हो गई। लेकिन आप जब इधर पूछने गए तो कुछ लोगों ने कहा कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि भाई अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। इसका मतलब आप किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। भाई कुछ ने कहा अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ ने कहा भाई नहीं पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब सर ये जो सीमा है वो विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो आप डिसीजन यानी आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, भाई डिसीजन नहीं ले पाए ना कि ये अच्छा पढ़ाते हैं या अच्छा पढ़ाते, आते कह रहे हैं अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो सर हम डिसीजन नहीं ले पाए कि वो वहां अच्छा पढ़ाया जाता है या बुरा पढ़ाया जाता है, हम नहीं डिसाइड कर पाए। इसका मतलब यहाँ पे जो वाम हस्त सीमा है वो विद्यमान नहीं है, लेकिन दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान है। दोनों साइड ही ऐसा हो गया कि सर इधर गया तो आधे तो कह रहे थे अच्छा पढ़ाते हैं, आधे कह रहे थे बुरा पढ़ाते हैं, और यहां भी ऐसा ही हो गया, आधे कह रहे थे अच्छा पढ़ाते हैं, आधे कह रहे बुरा पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ना तो सर यहाँ दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान है और ना यहाँ कोई वाम हस्त सीमा विद्यमान है। ये आप ध्यान रखोगे तो इस तरीके से समझ सकते हो, और वो आप डिसाइड करोगे कि भाई पढ़ते हुए एक महीना हो गया तो कुछ टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। तो जब सारे ही समझ में आते हैं तो लिमिट हमेशा विद्यमान रहेगी। तो वो आप लोग डिसाइड कर पा रहे हो कि भी लिमिट विद्यमान है या नहीं है, सीमा विद्यमान है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था सीमा का जो कंसेप्ट है, आप माइंड में फिक्स रखें कि भाई जब भी हम सीमा निकालेंगे किसी बिंदु पे तो सबसे पहले उस बिंदु पे हम देखते हैं कि हम वामावर्त दिशा से जाना है और दक्षिणावर्त दिशा से जाना है। यानी वाम हस्त सीमा निकालेंगे, फिर दक्षिण हस्त सीमा निकालेंगे, वहां से हम डिसाइड करते हैं कि इस बिंदु पे सीमा विद्यमान है या नहीं है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये था सीमा का कंसेप्ट। अब कुछ नहीं हमारे पास, अब हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हम डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई दक्षिणावर्त जो दक्षिण हस्त सीमा है वो कैसे निकाली जाती है, वाम हस्त सीमा है वो कैसे निकाली जाती है, और सीमा कैसे निकालते हैं। अब ये हमारे मेथड होंगे, बाकी इसका जो मीनिंग है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो आगे जब हम क्या करते हैं, सातत्यता निकालते हैं यानी कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि जिस बिंदु पे आपको सातत्यता चेक करनी होती है तो आप क्या करते हैं, उस बिंदु पे पहले सीमा निकालते हैं। अब अगर सीमा विद्यमान है, सीमा विद्यमान है तभी हम वहां पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं, सातत्यता की बात करते हैं। अगर सीमा ही विद्यमान नहीं है तो हमें वहां पे कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करनी है, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि उस बिंदु पे जो सीमा आ जाती है, सीमा मतलब जो वामावर्त दिशा, वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान हो और दोनों बराबर हो। तो दोनों जो बराबर होती हैं तो ए पे सीमा विद्यमान होती है। तो ए पे जो सीमा आती है आपकी, अगर वही उस बिंदु ए पे फलन का मान बन जाए तो मेरा फलन क्या हो जाता है, सातत्य यानी सतत फलन हो जाता है, यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। तो कंटिन्यूटी में फिर कुछ नया नहीं है। आप जब सीमा पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूटी साथ में ही हो जाती है,
कुछ नया नहीं है, डेफिनेशन सेम ही है। कैसे सेम है कि भाई आप पहले तो सीमा ही निकालोगे, अब सीमा विद्यमान हो गई, मान लो चेक करना आपको आ गया, तो अब आप उस बिंदु पे फलन का मान तो चेक कर ही सकते हो, उस बिंदु को उसमें रख दो, अब जो मान आ रहा है वो आपको दिख जाएगा। अगर वो उस बिंदु पे जो मान है वो अगर उस सीमा के बराबर आ जाता है तब तो आप कहते हो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, वरना नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब तो क्या हो गया बच्चों, भाई वहां भी आपको सीमा ही निकालनी है। अब सीमा विद्यमान है तो सर हम चेक कर लेंगे कि उस बिंदु पे मेरे फलन का मान क्या है। अगर वो फलन का मान और सीमा बराबर आ गए तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, सतत यानी कंटिन्यूअस हो जाएगा, वरना कंटिन्यूअस नहीं होगा। बस ये कॉन्टिन्यूटी होती है, वैसे डेफिनेशन सेम ही होती है। ठीक है बच्चों, ये आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन यहां अपन समझ सकते हैं साथ में ही। तो मेन हमारा काम है सीमा निकालना सीखना। और जब हम आगे देखेंगे, जब अवकलनीयता की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं, जब हम अवकलनीयता की बात करते हैं तो वहां भी बच्चों हम ऐसा ही करते हैं। वहां एक अपन नया फंक्शन फाइजेड बनाते हैं, वहां हम एक नया फंक्शन फाइजेड बनाते हैं। ध्यान रखो, मैंने जब आपको अवकलन पढ़ाया था वहां पे शुरुआत में एक डेफिनेशन दी थी। हम एक नया फंक्शन फाइजेड बनाते हैं, कैसे, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जेड माइनस ए पे। अगर हमें ए पे अवकलनीयता चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, एक नया फलन फाइजेड बनाते हैं। कैसे, जो मेरा फलन एफ जेड है उसी से, कि एफ जेड माइनस जिस बिंदु पे अवकलनीयता चेक करनी होती है उस बिंदु पे जो फलन का मान है वो, और बट्टा में जेड माइनस ए। और यदि इस फलन फाइजेड की, यदि इस फलन फाइजेड की जेड टेंस टू ए पे, एक्स लिखते हैं यहाँ पे, एक्स सॉरी रियल में बात कर रहे हैं ना, फाइ एक्स, एक्स लिखेंगे बच्चों। तो एक्स टेंस टू ए पे इस फलन फाइ एक्स की अगर सीमा विद्यमान हो जाए, यानी सीमा अगर विद्यमान हो जाए, तो हम कहते हैं कि जो मेरा फलन एफ एक्स है वो इस बिंदु पे क्या है, अवकलनीय है। तो कहने का मतलब आप एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि सर अगर हमें सीमा निकालना आता है तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी भी आती है, सातत्यता भी चेक कर सकते हैं हम, और हम साथ में अवकलनीयता भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि अवकलनीयता में भी कुछ नया नहीं है बच्चों, क्या है कि सर हम वहां पे एक फंक्शन नया बना लेते हैं फाइ एक्स, जो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बट्टा एक्स माइनस ए बनाते हैं, और हम इस फलन की इस बिंदु पे सीमा निकाल लेते हैं। और अगर वो सीमा विद्यमान होती है तो मेरा फलन एफ एक्स उस बिंदु पे क्या हो जाता है, अवकलनीय हो जाता है। तो कहने का मतलब हमें क्या करना है, सर सीमा वाला जो हमारा पोर्शन है वो हमें अच्छे से पढ़ना है, ताकि अगर सीमा निकालना हम सीख गए तो हम वहां से कंटिन्यूटी भी निकाल लेंगे और वहां से हम डिफरेंशिएबिलिटी भी निकाल लेंगे, यानी अवकलनीयता भी हम चेक कर सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, तो ये थी डेफिनेशन वगैरह आज हमने डिस्कस किया कि भाई सीमा क्या होती है, फिर सातत्यता क्या होती है और अवकलनीयता क्या होती है। मैंने तीनों बताया आपको। भाई क्या होता है डिफरेंस, मैंने बताया आपको। देखो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखो क्वेश्चन करना अलग बात है, किसी सब्जेक्ट का थोड़ा आइडिया होना कि हमें इन तीनों टॉपिकों में करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी मेरा फलन एफ एक्स है इसकी किसी बिंदु पे हम सीमा निकालते हैं, एक्स टेंस टू ए। मान लो इसकी सीमा विद्यमान है एल है, तो अगर इस सीमा है जो ये मेरी, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि इस फलन एफ एक्स की बिंदु ए पे सीमा विद्यमान है और वो क्या है, एल है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए और जो एफ एक्स है वो मान लो मेरी सीमा एल आई, और यही जो एल सीमा आती है वो उस बिंदु पे अगर फलन का मान बन जाता है तो सर हम इसे कह देते हैं कि ये मेरा जो फलन एफ है वो ए पे क्या है, सतत फलन है, यानी क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी सातत्यता है ए पॉइंट पे, यानी फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, फिर हमें चेक करना होता है कि अवकलनीयता किसी बिंदु ए पे। तो सर जब ए पे अवकलनीयता चेक करनी होती है तो मैं क्या करता हूं कि एक नया फंक्शन फाइ एक्स डिफाइन करता हूं, एक नया फंक्शन फाइ एक्स बनाता हूं। कैसे, इस एफ एक्स की हेल्प से, एफ एक्स माइनस जिस बिंदु पे मेरे को अवकलनीयता चेक करनी है उस बिंदु पे फलन का मान ये रख देते हैं, फिर x माइनस ए। तो मैं कहता हूं कि ये जो मेरा फलन एफ एक्स है वो मेरा बिंदु ए पे अवकलनीय होगा यदि और केवल यदि कि लिमिट x टेंस टू ए फाइ एक्स है
वो एग्जिस्ट कर जाए। क्या कर जाए? एग्जिस्ट हो जाए। तो हम कह देते हैं कि मेरा फलन जो fx है वो बिंदु a पे क्या है? अवकलनीय है। तो भाई हम अभी भी तो क्या कर रहे हैं, यहां भी सीमा ही निकाल रहे हैं। भाई फंक्शन ही तो नया चेंज हुआ है, जो हमने fx की हेल्प से बनाया, एक नया फंक्शन ही तो बनाया है। अब इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी है? सीमा निकालनी है। तो कुल मिला के सीमा निकालना अगर आ गया में, तो सीमा भी निकाल लेंगे, वहां से हम फंक्शन को कंटिन्यूटी भी बता देंगे, और वहां से हम फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता भी बता देंगे। ये तीनों चीजें आप जहां भी रहते हैं उसमें अलग से ऊपर लिख लें कि तीनों का मतलब क्या है। यहाँ लिमिट यानी सीमा, फिर सातत्यता और अवकलनीयता। अवकलनीयता में क्या करेंगे कि सर हम एक नया फंक्शन फाई एक्स बनाएंगे fx की हेल्प से, फिर उस फाई एक्स की हम उस बिंदु a पे क्या निकाल लेंगे? सीमा निकालेंगे। अगर वो सीमा विद्यमान है तो हम कह देंगे सर मेरा फलन fx है वो उस बिंदु पे क्या है? अवकलनीय है। तो ये बच्चों आप ध्यान रखोगे। हम अब ये तीनों टॉपिक कंटिन्यूअसली पढ़ने वाले हैं, सीमा, सातत्यता और डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता। ये इनका मीनिंग होता है। ठीक है, तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी कल से हम इस पे एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या फिर कल स्टार्ट करते हैं इसमें आके अपन वाम हस्त सीमा क्या होती है और दक्षिण हस्त सीमा क्या होती है, कल कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। वाम हस्त सीमा, दक्षिण हस्त सीमा कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थ्योरी आप अच्छे से समझना जाके कि इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया है। तो कल से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि हमें सीखना क्या है, पहले वाम हस्त सीमा निकालनी सीखेंगे, फिर दक्षिण हस्त सीमा निकालनी सीखेंगे, फिर सीमा निकालना सीख जाएंगे, तो कंटिन्यूटी सीख जाएंगे और अवकलनीयता सीख जाएंगे, यानी डिफरेंशियबिलिटी सीख जाएंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। तो ये आज वाला लेक्चर, इसको अच्छे से सुनना, ताकि ये पिक्चर अगर आपके माइंड में हमेशा रहती है इन तीनों टॉपिकों के बारे में, तो आप बाद में हम क्या पढ़ेंगे? रूल ही पढ़ने कि जब ऐसा हो जाए तो भाई ये फॉर्मूला लगा दो, जब ऐसा हो जाए तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो मैंने आज आपको कंप्लीटली क्या पढ़ाया कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अनिर्धारीय रूप क्या होता है। तो अनिर्धारीय रूप मैंने बताया 7 टाइप में, वो उनमें से अगर कोई भी टाइप बन जाती है तो वो अनिर्धारीय रूप हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई x a की ओर अग्रसर होता है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आया। फिर हमने देखा कि भाई वाम हस्त सीमा, दक्षिण हस्त सीमा, फिर सीमा क्या होती है, ये हमने चेक किया। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि भाई यहाँ से हम कंटिन्यूटी भी देख सकते हैं क्या होता है, और यहाँ से हम अवकलनीयता भी देख सकते हैं। सर वो भी कोई नया काम नहीं है। तो कल से हम वाम हस्त सीमा क्या होती है, दक्षिण हस्त सीमा क्या होती है, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर उनको कैसे सोल्व किया जाता है ताकि हम सीमा निकालना सीख जाएं। ठीक है बच्चों, तो कल से हम कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे, और कल एग्जाम्पल करते हैं इस पे। ठीक है, थैंक यू।